गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रतिरक्षी। जो हम लोग एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, और दूसरा जो हमने आज तक हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये बी सेल्स से जनरेट होती है। बी का मतलब होता है यहाँ पे बोन मैरो। बी सेल्स कहाँ पर बनती हैं? बोन मैरो। और यही बोन मैरो से बनने वाली बी सेल्स जो होती हैं वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होती हैं। एक होती हैं प्लाज्मा सेल्स और एक होती हैं मेमोरी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो इमीडिएटली एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं, और जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो इन फ्यूचर जब भी सेम एंटीजन एंटर करता है वो तब उस टाइम पे एक्टिवेट होती है। लेकिन काम दोनों का ही अगर हम लोग बात करते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ बनाने का ही काम होता है। अब अगर आपने इसकी स्ट्रक्चर कभी पढ़ी होगी तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने में मिली होगी। ऐसी एक वाई शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके अंदर बीच की जो चेन होती है उसको हैवी चेन बोला जाता है, और जो इसके साथ में ऊपर की ओर सिर्फ एक छोटी सी जो चेन लगी होती हैं उसको लाइट चेन बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 3 आगे के कंजर्व्ड पार्ट्स होते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये बीच वाला पार्ट कौन सा है? हैवी पार्ट। और ये वाला कौन सा है? लाइट पार्ट। उसके अलावा इसका एक सिरा NH2+ और एक सिरा है इसका COO-। प्रोटीन का एक हिस्सा पॉजिटिव और दूसरा हिस्सा नेगेटिव, ये आपके सामने। अब उसके बाद में अगर मैं अपनी इस एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर को शो करना चाहूँ तो लाइक दिस, कि अगर जैसे मेरे हाथ यहाँ पे पड़े हैं तो ये जो सेंटर वाली जो पार्ट है जहाँ से इस चीज़ को हम लोग शुरू कर रहे हैं वो एक तरह से ये वाली पार्ट कौन सा हुआ? हैवी पार्ट। और ये इसके सामने यहाँ पर जो चेन है उसको हम लोगों ने बोल दिया लाइट पार्ट या लाइट चेन। तो अगर मैं यहाँ पर आपने इस चीज़ को सोच कर देखें कि जो ये वाला हिस्सा है तो इसमें जो अपर पार्ट वाला इतना हिस्सा है यहीं पर ही एंटीजन क्या होता है? आके फिक्स होने का काम होता है। इसलिए हमेशा जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं उसको वेरिएबल चेन बोला जाता है या उसको वेरिएबल पार्ट बोलते हैं। ये है V और ये है L। क्योंकि ये लाइट चेन थी इसलिए इसको नाम दिया VL। ऐसे ही VL और उसके बाद में VH एंड VH है वेरिएबल P, L फॉर लाइट, वेरिएबल हैवी, वेरिएबल हैवी, वेरिएबल लाइट। अब उस बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है उस नीचे वाले को, जो लाइट पार्ट में एक ही पार्ट होता है, उसको बोलते हैं CL और CL। C का मतलब होता है कंजर्व्ड, मीन्स ऐसा हिस्सा जो कि लगभग सेम ह्यूमंस के अंदर या एक ही ह्यूमन के अंदर जो उसका सीक्वेंस मिलेगा वो लगभग एक जैसा ही मिलता है। मीन्स कंजर्व्ड जैसा ही रहता है, सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा चेंज होता है। उसके बाद में ये जो हैं CH1 ये बीच का हिस्सा हिंज रीजन, CH2 CH2 CH3 एंड CH3। इस बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हिंज रीजन, जो कि 4 अमीनो एसिड रिच होता है जिसको बोलते हैं PDCK, प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन एंड लाइसिन। 4 अमीनो एसिड रिच होता है जो कि इसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, टोटल 5 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि इसके नेम हैं मैग्डा। हर किसी में ये जो लाइट चेन होती है वो लाइट चेन जो है
या तो होती है कप्पा या होती है लैम्डा, या तो कप्पा या लैम्डा। कप्पा जो है वो कॉन गोल्ड और जो लैम्डा है वो लेपेरी। दो साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया था और लैम्डा जो है वो लेपेरी इन्होंने बताया था, तो इसलिए इसके बेसिस पे कप्पा या लैम्डा नेम आया। दूसरी बात कि यहाँ पर जो लाइट चेन है वो या तो कप्पा होती है या वो लैम्डा होती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपकी ये वाला हिस्सा जो है वो कप्पा का मिलेगा और ये वाला हिस्सा जो है वो लैम्डा का मिलेगा। जबकि हैवी चेन हर एंटीबॉडी में अलग अलग होती है। एम, इसको आपने साउंड से याद रखना है। एम से म्यू, ई से एप्सिलॉन, जी से गामा, डी से डेल्टा, ए से अल्फा। एम से म्यू, ई से एप्सिलॉन, जी से गामा, डी से डेल्टा, ए से अल्फा। ये तो आपके सामने था इसका मेन पार्ट। अब उसके बाद में ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, FAB। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं FC, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। लेकिन FAB का वो वाला ओनली हैवी पार्ट वाला हिस्सा इसको बोलते हैं FD, हैवी पार्ट रीजन ऑफ FAB इज कॉल्ड FD रीजन। अब उसके बाद यहाँ पर ये तो आपके सामने ये पार्ट था, एक था हिस्सा डैक और एक था मी। टोटल 5 तरह के एंटीबॉडीज, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया MEGDA, तो यहाँ पे MEDAG कर दिया मैंने। जो DAG हैं उनके अंदर हिंज रीजन ना होकर वहाँ पर आता है CH1 हिंज, CH2 CH3। बट M के अंदर यहाँ पर क्या होता है CH1 CH2 CH3 एंड CH4। वहाँ पे हिंज रीजन नहीं होता, उसके बजाय एक कंजर्व्ड का ही एक और हिस्सा प्रेजेंट होता है जिसको CH2 हिस्सा बोला जाता है। तो ये आपके सामने एक तो थी इसकी ये बेसिक स्ट्रक्चर। अब उसके बाद में एक पार्ट इसके अंदर आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं CDR, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। यानी कि अगर जैसे कि ये वाला मैंने इस एंटीबॉडी को मैं शो कर रही हूँ यहाँ पर ऐसे, अगर हमारा एंटीजन ऐसा है ट्राइएंगल का, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी का जो अपर हेड है वो भी ऐसा ही होगा और उसमें ये ट्राइएंगल वाला फिक्स्ड होगा। और अगर ये एंटीबॉडी ऐसी है तो इनके अंदर जो एंटीजन होगा वो भी ऐसा ही फिक्स्ड होगा। मीन्स जैसी एंटीबॉडी वैसा ही एंटीजन, या जैसा एंटीजन वैसी ही एंटीबॉडी प्रिपरेशन। तो सेम इन द वे कि यहाँ पर भी एक कॉम्प्लीमेंट्री कि जैसा एंटीजन है वैसी की वैसी ही एंटीबॉडी होती है। तो जो ये अपर वाला हिस्सा है यानी कि VH + VL, ये हमेशा एक एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में काम करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। तो ये आपके सामने एक इसकी बेसिक स्ट्रक्चर तो थी, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की और अभी बात रह गई, वो था इसके अंदर सल्फर बॉन्ड्स। ये जो सल्फर बॉन्डिंग है ये हर हिस्से में होती है। जैसे VL की VL के साथ, CL की CL के साथ, VH की VH के साथ, CH1 की CH1 के साथ, ऐसे ही इधर। और ये आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आपस में ये हिस्सा भी आपस में किससे जुड़ा हुआ है? डाइसल्फाइड से।
तो कुल मिला के ये हर हिस्सा, चाहे VH खुद से जो जुड़ा हुआ है वो सल्फाइड बॉन्ड से है, VH यहाँ पर इस हैवी चेन से जुड़ा हुआ है वो भी सल्फाइड बॉन्ड से, तो इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग्स काम करती हैं, तो लगभग एक एंटीबॉडी में 16 से 20 सल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो काम करते हैं। कई बुक्स में आपको ये 15 to 20 भी मिलेगा कि मीन्स एक एंटीबॉडी में टोटल सल्फर बॉन्ड्स कितने हुए हैं, 15 to 20, जो कि उसकी एक तरह से उसको बांधकर या उसकी पूरी की पूरी यूनिट्स को असेंबल करके रखने का काम करता है। तो ये था आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब हमने बात करनी है इसके टाइप्स की। यहाँ पर आपको एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IgG। IgG एक जनरल टाइप की एंटीबॉडी होती है, यानी G से आप याद रखते हो जनरल टाइप। जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाई है वो सेम आपकी IgG की होती है। उसके बाद में IgG सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपको मिलेगी, लगभग 80% के आसपास। ये जो IgG हैं ये आगे सब टाइप्स 4 टाइप्स की होती हैं, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। जो IgG हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा प्लेसेंटा को जो क्रॉस करती हैं वो IgG ही करती हैं, लेकिन IgA या IgM या कोई और एंटीबॉडी इसको क्रॉस नहीं कर सकती हैं। मीन्स ये एक तरह से नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के रोल प्ले करती हैं। अब उसके बाद में IgG के बाद हमने बात करते हैं IgE की। IgE भी दिखने में आपको सेम जो है वो G के जैसी ही होती है, और G जो है वो मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स सिंगल मोनोमर, यानी कि ये एक सिंपल Y शेप की स्ट्रक्चर। और ऐसे ही IgGE भी हैं, ये भी मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे कम अमाउंट के अंदर आपको IgE मिलती हैं, लगभग 0.0002%। क्योंकि आपको इसके नाम से याद रखना है, हम लोग हमेशा एलर्जी को A से याद रखते हैं, दैट इज़ A फॉर एलर्जी। बट अगर हम लोगों के बॉडी में एलर्जी होने का जो काम शुरू होता है वो इस एंटीबॉडी से होता है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको स्टूडेंट्स को याद करवाती हूँ E से एलर्जी, जो कि एग्जैक्टली एलर्जी ये होता है। तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgE, जो कि ब्लड में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ 0.0002%। अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी भी इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब आपकी ब्लड में एलर्जी होना शुरू हो जाती है। दूसरा, ये भी मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, बट ये और किसी काम में नहीं है, सिर्फ ये एलर्जी प्लस ये साथ में एक बेसोफिल या मास्ट सेल्स के साथ मिलकर ये एलर्जी का काम करती हैं। अब इसके बाद जो IgG के बाद में हम लोग एक बात करते हैं IgD के बारे में। पहले IgD का कोई ज़्यादातर जो रोल है वो अभी तक पता तो नहीं लग पाया है, लेकिन इसका कोई भी बस इसका एक ही काम पता लगा है कि ये मिलती हैं फाउंड ऑन B सरफेस सेल्स। जो भी ये B सेल्स होती हैं, इस B सेल की सरफेस पे FC रिसेप्टर होता है, तो यहाँ पर IgD भी मिलती हैं। यानी कि जब ये B सेल्स मैच्योर होती हैं, तब उस टाइम पे सबसे पहले इनके अंदर IgM प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये है IgD, IgM। IgM के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। वो जो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं वो ज़्यादातर पेंटामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, बट यहाँ पर जो IgM है वो बी सेल की सरफेस पे ओनली मोनोमर यानी सिंगल यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं बी सेल की सरफेस पे। तो ऐसे ही उसकी बी सेल की सरफेस पे डी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सिर्फ एक उसको पहचान देने का काम किया है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई और रोल अभी तक नहीं पता लग पाया है IgD का। ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? मोनोमर की फॉर्म के अंदर। तो ये तो इसके अंदर थी इसकी 3 एंटीबॉडीज़ के टाइप, IgG, IgE, IgD। अब हमने जो मेन बात करनी है वो है इसके अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट आता है वो है IgA और IgM। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, दैट इज अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन, और एक है समूहन। एग्लूटिनेशन। इन दोनों में आपके सामने बीच के अंदर तो क्या होती हैं उसकी बैक्टीरिया या सेल्स, और उसके पास में एंटीबॉडीज़ लगी हुई होती हैं, या यहाँ पर या तो ये स्ट्रक्चर है कि ऐसे ही इनके ऊपर और एंटीबॉडीज़ लगी हुई होती हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी लगी हुई हैं, ये किसी और सेल को आपस में बांध के रखने का काम करती हैं। मीन्स किसी सेल्स का ग्रुप बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो ऐसी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि मोनोवैलेंट या मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करें? डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करें। ये आपके सामने कुछ ऐसा, यानी ये 2 एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और इनको जोड़ने के लिए एक चेन काम आती है जिसको बोलते हैं जे चेन, जॉइंट करने के लिए। एक एंटीबॉडी ये, एक एंटीबॉडी ये, और इसी वजह से बहुत सारा सेल्स का एक गुच्छा जो बनता है जिसको हम लोग समूहन बोलते हैं, वो ज़्यादातर जो काम होता है वो डाईवैलेंट या 2 एंटीबॉडीज़ वाला या 5 एंटीबॉडीज़ वाले से ही होता है। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर जो बात करनी है वो हमने बात करनी है IgA के बारे में। फोर्थ IgA। IgA हमेशा एक सिक्रीटरी एंटीबॉडी की फॉर्म में काम करती हैं। सिक्रीटरी, जहाँ पे भी कहीं पे भी सिक्रीशन वर्ड आता है इट मीन्स वो एंटी IgA के बारे में है। जैसे कि ह्यूमन मिल्क से जो भी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती हैं वो IgA होती हैं। इसके अलावा IgA के अलावा यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जैसे एंटीबॉडीज़ जो सिक्रीट होती हैं, यानी जो सिक्रीशन के अंदर आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं IgA। और मोस्टली ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? एज ए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक एंटीबॉडी और ये आपस में सेंट्रलाइज जे चेन से जुड़ी हुई है, प्लस इनके अंदर एक सिक्रीटरी चेन भी लगी हुई होती है, सिक्रीटरी चेन, और ये एक एंटीबॉडी और एक ये दूसरी एंटीबॉडी। तो ये आपके सामने 2 एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आपस में चेन से जुड़ी हुई होती हैं, जिनको अगर जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो टोटल यहाँ पे 4 पार्ट्स अलग होते हैं। पहला होता है हैवी चेन या हैवी पार्ट, सेकंड होता है लाइट पार्ट, थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है जे चेन या जे प्रोटीन, और फोर्थ जो होता है वो होता है सिक्रीटरी कंपोनेंट या सिक्रीटरी चेन या सिक्रीटरी प्रोटीन का पार्ट।
तो ये आपके सामने थी IgA जो कि एग्जिस्ट करती है यहाँ पे मोस्टली डाइवैलेंट या डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके साथ में कई बार ये मोनोमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, बट जहाँ पे भी सिक्रेटरी अगर जो आएगा वहाँ पे ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लास्ट IgM। IgM जो बी सेल्स की सरफेस पे एग्जिस्ट करती है वो करती है मोनोमर की फॉर्म के अंदर, लेकिन अगर ये नॉर्मली जब कोई फंक्शन करने का काम करती हैं तो उस टाइम पे ये मोस्टली मिलती हैं आपको पेंटामर की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो पेंटामर 5 चेन्स 5 एंटीबॉडीज़ एक साथ में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको जोड़ के रखने के लिए चेन कौन सी काम आएगी? जे चेन। तो जे चेन यानी कि एक इसके अंदर ये वाली चेन। अब अगर जब हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे इस एंटीबॉडी को, तो यहाँ पे इसके 3 बैंड्स बनेंगे। एक तो बनेगा हैवी चेन का, दूसरा लाइट चेन का, और तीसरा जो होता है वो इसका करेगा जे चेन का। तो ये आपके सामने इसके 5 बेसिक पार्ट थे। इम्यूनोग्लोबुलिन कौन कौन से होते हैं? टोटल होते हैं 5 टाइप्स के। उन 5 टाइप्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है। बाकी आपको इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए मैं आपको इसके नोट्स भेज दूँगी। तो यहाँ पर ये जो IgM है या जो इसके बाद में इसकी और भी स्ट्रक्चर्स हैं कि इसका कितना परसेंटेज है, कौन सी चीज़ काम आती है। एक IgM के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मीन्स जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है तब IgM की क्वांटिटी होती है ज़्यादा और IgG की क्वांटिटी होती है कम। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, मीन्स जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन आता है उस टाइम पे IgM जो होता है वो बनती हैं बहुत कम, लेकिन IgG क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो ये इसमें एंटीबॉडीज़ का था रोल, कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं और किस तरीके से वो अपना काम करती हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।